हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 8वां पार्ट बस चुप भली। आज पहले हम इस पार्ट का सार पढ़ेंगे, फिर डिटेल में चैप्टर को समझेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार के साथ। इसमें बताया गया है, युगों से समझदार लोग सभी प्रकार की मुसीबतों से बचने के लिए एक ही बात कहते आए हैं कि एक चुप सौ सुख। जुबान पर लगाम लगाने से सभी काम शीघ्रता और शांति से पूरे हो जाते हैं, लेकिन जुबान है कि मुंह में टिकती ही नहीं। जरा सी बात पर गज भर लंबी होकर ये बाहर निकल आती और झगड़े का बड़ा कारण बन जाती है। बुजुर्गों की चुप रहने की नसीहत धरी की धरी रह जाती है। चुप रहना आसान नहीं है, पर इसके फायदे बहुत हैं। मूर्ख और अनपढ़ कालिदास केवल चुप रहने के कारण सुंदर राजकुमारी का पति बन गया था, और वहीं अपने युग का सबसे बड़ा दार्शनिक मंसूर जो बस हर बात को बोलने के कारण फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। तभी तो रहीम को कहना पड़ा था कि जुबान अच्छी बुरी सब बातें कहकर स्वयं तो दांतों के पीछे मुंह में जा छिपती और जूते बेचारी खोपड़ी को खाने पड़ते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय मोहल्ले के दो लोग लेखक के घर पधारे। वे दोनों चाहते थे कि लेखक महोदय उनके लिए चुनाव अभियान का सारा कार्यभार संभाल ले। लेखक ने उन दोनों को किन्हीं विशेष एहसानों के कारण साफ साफ मना तो करना नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें कागज पर लिखकर बताया कि वे मौन व्रत पर थे और अगले दिन बताएंगे कि वे उन दोनों में से किसके लिए काम करेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे वे दिल्ली चले गए और विवाद से बच गए। दफ्तर में बिहारी लाल और मुरारी लाल ने आपस में जोरदार झगड़ा किया, तोड़फोड़ भी कर दी। बड़े साहब ने उन दोनों के कहने पर लेखक को गवाह के रूप में बुलाया। संकट से बचने के लिए लेखक ने भयंकर खांसी के दौरे का नाटक किया। लेखक को तो डिस्पेंसरी भेज दिया गया, पर बिहारी मुरारी दोनों की तरक्की रोक दी गई थी, जिसका सारा दोष दोनों ने लेखक पर डाला। एक बार मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने अपने होनहार पुत्र को विवाह के लिए लड़की पक्ष को दिखाने हेतु लेखक का घर चुन लिया। लेकर चाहकर भी उन्हें ना नहीं कह सका, जिसका परिणाम है कि अब उसका मेहमान खाना लड़के लड़की वालों के आपसी झगड़ों के लिए पंचायत घर बना हुआ है। लेखक का यही मानना है कि कोर्ट कचहरी, शादी मंगनी, चुनाव, उपचुनाव, सिफारिश, गवाही, जमानत आदि से दूर ही रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो जुबान अवश्य खोलनी पड़ेगी, और जुबान का रस तो निश्चित रूप से दुखदाई ही होता है। तो ये था पाठ का सार। आपको पता लग गया होगा हम क्या पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर। अब चर्चा करते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है, अपने मेहरबान बुजुर्ग प्राय एक ही बात दोहराते हैं, एक चुप सौ सुख। सभी आफतों से बचने के लिए एक ही रामबाण औषधि है, जुबान पर लगाम और सब काम सिद्ध। कई बार सोचता हूँ, आखिर हम आमलों के स्वाद और बुजुर्गों की सीख से क्यों परहेज करते हैं। मानता हूँ जुबान दराजी बुरी आदत है, परंतु सवाल ये है कि कोई जुबान दराज क्यों बनता है। गज भर की जुबान मुंह से बाहर निकलकर क्यों जहर उगलने लगती है। इसलिए कि हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हमें बुरा लगता है, कुछ ऐसा सुन लेते हैं जिसको सहन नहीं कर पाते। उस समय बुजुर्गों की तमाम नसीहतें ताक पर धरी रह जाती है और हम अपनी तेज जुबान का शस्त्र संभालकर मैदान में कूद पड़ते हैं, बोलने लग जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक युग में वाणी संयम अथवा चुप साधना का दर्जा किसी भी योग साधना से कम नहीं रहा। अपने जमाने का महामूर्ख और काला अक्षर भैंस बराबर मानने वाला कालिदास केवल बस चुप भली के प्रभाव से ही दुश्मनों की छाती पर मूंग दलकर एक परम रूपवती राजकुमारी ब्याह लाया था। चुप्पी के कारण
दूसरी तरफ अपने युग के सबसे बड़ी दार्शनिक मंसूर जॉबस चुप भली के स्थान पर अपनी बात कहकर ही दम लेते थे। फांसी का फंदा चूमने पर वे मजबूर हो गए। अपनी मधुर कविताओं के बल पर लोगों के दिलों पर राज्य करने वाले प्रसिद्ध कवि रहीम भी अपने जीवन के आखिरी दिनों में इस निर्दय जुबान के कारण इस तरह परेशान हुए कि बस दोनों कान पकड़कर बैठ गए और एक दोहा कह गए जो उनके दिल की सच्ची स्थिति बयान कर देता है। रहमान जहवा बावरी कही गई सरन पताल, आप तो कह भीतर गई जूती खाद कपाल। पिछले चुनावों का जिक्र है। मेरे दो मोहल्लेदार विधानसभा के लिए लंगर लगोटे कसकर मैदान में कूद पड़े। अब ये जो मुहावरा है इसमें ये बताया गया है कि जो जुबान है वो तो बाहर निकलकर बोल देती है और जो भी बोलती है उसका जो भुगतान है वो बेसिकली हमारे सिर को करना पड़ता है जूते खाने के लिए। फिर लेखक कहते हैं कि चुनावों का समय था और मोहल्ले के दो जो चुनाव लड़ रहे थे लंगोटिए वो उधर उनके पास टपक पड़े थे, आ गए थे। और एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला और एक साहिब अंदर आ गए। मैं सोफे पर अखबार पढ़ता पढ़ता ऊब गया था। मैं अध जगह सा देख रहा था, कोई आ रहा है मगर दो एक और खड़ती भर लेना चाहता था। इतने में फिर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला और एक और सज्जन तेजी से अंदर घुस आए। मैंने अंगड़ाई लेते हुए उठने का अभिनय किया तो देखा सामने खन्ना साहिब खड़े हैं। अचानक सिरहाने की ओर से आवाज आई, हम भी आए हैं और खन्ना साहब के आने से पहले खड़े हैं। खन्ना साहब की दलील ये थी कि मेरी निगाह पहले उन पर पड़ी थी। अब वे दोनों मुझ पर अपना अधिकार जमाने के लिए पहले मैं का राग अलापने लगे। मैंने जब बात बढ़ती देखी तो दोनों को बैठने का इशारा किया। दोनों जिद करने लगे कि मैं उनके चुनाव अभियान का तमाम कामकाज संभाल लूं। मुझ पर दोनों की काफी एहसान थे। मेरी चटोरी जुबान उनका नमक खा चुकी थी जिसका वे हक मांग रहे थे। अब मैं किस तरह बच निकलता। मैं हनुमान चालीसा और संकट मोचन दोनों स्तोत्रों का मन ही मन पाठ करने लगा। तभी एक तरकीब लड़ गई। मैंने कागज पर लिखकर उन्हें बताया, आज मेरा मौन व्रत है, कल प्रातः दर्शन दीजिएगा, तब कोई ना कोई हल निकलेगा। वे तत्काल अपना सा मुंह लेकर चले गए और मैं बस चुप भली का सहारा लेकर दूसरे दिन पहली फ्लाइट से दिल्ली चला गया। अभी कुछ दिन पहले दफ्तर में बिहारी लाल और मुरारी लाल का झगड़ा हो गया। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। जो कुछ भी हाथ लगा एक दूसरे पर पटक दिया। अच्छा खासा हंगामा हो गया। बड़े साहिब तक खबर पहुंच गई। दोनों ने मुझे मौके की गवाह के रूप में तलब करवाया बुलवाया। आखिर मेरी पेशगी की घड़ी सिर पर आ गई। उससे पहले बिहारी लाल और मुरारी लाल दोनों मुझसे अलग अलग मिल चुके थे। दोस्ती का वास्ता डालकर फुसला भी चुके थे और चलते चलते डरा धमका भी चुके थे। दोस्तों का विचार था कि मैं साहिब के आगे मामला गोलमोल कर जाऊं, अन्यथा मेरा अपना बिस्तर भी गोल हो सकता है, रफा दफा हो सकता हूँ। मुझे इस संकट से बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। आखिर गवाही देते वक्त मैंने भयंकर खांसी के दौरे का वह नाटक किया कि सांस रोककर वहीं लुढ़क गया, गिर गया। मुझे फौरन डिस्पेंसरी पहुंचा दिया गया, मगर बिहारी और मुरारी दोनों मुझे अपराधी मानते हैं क्योंकि साहिब ने दोनों की तरक्की रोक दी है। बात पुरानी हो चुकी है परंतु इसे भूल जाना संभव नहीं। अपने मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग मेरे यहाँ पधारे। उनके होनहार पुत्र को कोई देखने आ रहे थे। वे मेरे मेहमान खाने में उसकी शराफत की नुमाइश लगाना चाहते थे, लड़का दिखाना चाहते थे। जहां तक उनकी शराफत का सवाल था, इसे जमाना जानता था। शहर के थाने तक में इसकी शोहरत फैल चुकी थी। मैं भी इस
बिन बुलाई आफत से घायल नहीं होना चाहता था, इसलिए बस चुप भली पर अमल करना चाहता था। मगर वे पहले ही लड़की वालों को मेरे यहाँ निमंत्रित कर चुके थे, बुला चुके थे, इसलिए मेहमान खाने के साथ साथ मेहमानों को खाना भी देना पड़ा और अपने घर में ही खुद मेहमान बनना पड़ा। लड़के का बाप अपने बेटे की नेक चलनी और कारोबार की प्रशंसा कर रहा था, बात बात पर मेरी गवाही पर जोर दे रहा था। मैंने बस चुप भले का सहारा ले रखा था, मगर हूँ हाँ जी हाँ किए बिना कोई चारा न था। आखिर बात पक्की हो गई, शादी भी हो गई, मगर मेरा मेहमान खाना अब भी लड़के लड़की वालों के आए दिन के झगड़ों का पंचायत घर बनकर रह गया है। अब सोचता हूँ कि जल्दी कोई किराए का मकान तय करके यहाँ से निकल भागूं। किस्सा संक्षेप में ये है कि बात कोर्ट कचहरी की हो या शादी मंगनी की, चुनाव की हो या उपचुनाव की, सिफारिश की हो या गवाही की, पंचायत की हो या नगर पालिका की, जमानत की हो या अमानत की, 3 की हो या 13 की, आप इससे दूर भागिए। यदि ये मंजूर नहीं तो जुबान भी खोलनी पड़ेगी और इससे रस भी बरसेगा। जुबान के इस रस के मजे आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी एक अंतिम चेतावनी सुन लीजिए। रसना के रस बहुत है, बिन बोले ही लूट, बोलेगा पछताएगा सरधुन अरे खसूट। तो ये था पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ तो इसमें से जरूर सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से जब हम जुबान खोलते हैं तो मुश्किल आफत आ ही पड़ती है। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। पहले शब्दार्थ दिए गए। निगाह का मतलब नजर, जुबान दराजी मतलब अधिक बोलने की आदत, दस्तक का मतलब खटखटाना, जहर उगलना मतलब बुरा भला कहना, रामबाण औषधि मतलब अचूक दवा, नसीहते का मतलब उपदेश, बयान मतलब वर्णन करना, चटोरी का मतलब स्वाद लेने वाली, रसना का मतलब जीभ। आगे इन मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है आप लोगों के लिए। पहला है काला अक्षर भैंस बराबर। आज के युग में काला अक्षर भैंस बराबर व्यक्ति को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, छाती पर मूंग डलना, गणेशी का बदमाश पोता ना पढ़ता है और ना ही कोई काम करता है, बस बूढ़ी दादी की छाती पर मूंग डलता रहता है। तीसरा, फांसी का फंदा चूमना। भगत सिंह ने देश के लिए खुशी खुशी फांसी का फंदा चूम लिया था। चौथा, कान पकड़ना। मैं तो कान पकड़ता हूँ कि तुम्हारे घर अब कभी नहीं आऊंगा। पांचवा, मैदान में कूद पड़ना। झांसी की रानी अंग्रेजों के व्यवहार से क्रोधित होकर मैदान में कूद पड़ी थी। अगला, राग अलापना। तेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं तो फिर क्यों अपना राग अलाप रहा है। सातवां, नमक खाना। तुम्हारा बरसों तक नमक खाया है, इसलिए ही काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। आठवां, अपना सा मुंह लेकर चले जाना। अफसर ने जब गांव वालों की बात सुनी ही नहीं तो वे अपना सा मुंह लेकर चले गए, छोटा सा। नौवां, जान के पीछे पड़ना। ये गुंडे तो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए जल्दी पुलिस की सहायता प्राप्त करो। आगे है विषय बोध। सही और गलत पर ये वाला चिन्ह लगाना है। पहला है जुबान दराजी बुरी आदत है, ये सही। मौन के बल पर कालिदास का विवाह राजकुमारी से नहीं हुआ था, ये गलत है। तीसरा, निर्दय जुबान के कारण रहीम अंतिम दिनों में परेशान हुए थे, सही। अगला, बिहारी लाल और मुरारी लाल को साहब ने तरक्की दी थी, ये भी गलत है। अगला, चुनाव अभियान में लेखक ने खन्ना का पक्ष लिया था, ये भी गलत है, वे कुछ नहीं बोले थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया है इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया, सब आफतों से बचने की रामबाण औषधि क्या है। उत्तर,
सब आफतों से बचने की रामबाण औषधि मौन धारण कर लेना है। अगला, ना चाहते हुए भी हम क्यों जुबान दराजी करते हैं? उत्तर, ना चाहते हुए भी मन के भावों के कारण जुबान नियंत्रण में नहीं रहती और हम जुबान दराजी करते हैं। अगला, जुबान दराजी के कारण मंसूर का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, जुबान दराजी के कारण मंसूर को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा था। अगला, अपने ही घर में लेखक को मेहमान क्यों बनना पड़ा? उत्तर, लेखक को अपने किसी जान पहचान वाले के बेटे की शादी में ना चाहते हुए भी भागीदार बनने के कारण अपने ही घर में मेहमान बनना पड़ा था। अगला, बिहारी लाल और मुरारी लाल की गवाही से लेखक ने मुक्ति किस युक्ति से ली? उत्तर, लेखक को झूठ मूठ की भयंकर खांसी का बहाना करने की युक्ति से बिहारी लाल और मुरारी लाल की गवाही से मुक्ति मिली थी। अगला, 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, एक चुप 100 सुख, इस तथ्य या सच्चाई को अपनी युक्तियों से स्पष्ट करें। उत्तर, वास्तव में ही एक चुप 100 सुख एक सच्चाई है। यदि दो मित्र आपस में किसी भी बात पर झगड़ पड़े तो उनमें से किसी एक का पक्ष नहीं लिया जा सकता। ऐसा करने से उन दो में से एक मित्र का दुश्मन बन जाना निश्चित होता है। लड़ाई झगड़ा तो घर में भी हो जाता है। चुप रहकर किसी भी पक्ष का साथ न देना समस्या को कम ही करता है और अपने शत्रुओं और विरोधियों की संख्या को भी कम करता है। अगला, क्या हर स्थिति में चुप रहना चाहिए? अपने विचार लिखें। उत्तर, हर स्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसा तो केवल वही कर सकता है जो मूर्ख हो या पागल हो। जब कोई अन्याय के रास्ते पर चलता हुआ किसी पर भी अनावश्यक रूप से अत्याचार कर रहा हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। देखकर मक्खी नहीं निगली जा सकती। जब हमारे हितों को चोट लग रही हो या किसी पर भी अनर्थ ढाया जा रहा हो तो चुप नहीं रहना चाहिए। सदा चुप रहने वाले को लोग मूर्ख ही मानते हैं और जीवन जीते हुए मूर्ख कदापि भी नहीं बनना चाहिए। इसके लिए व्यवहार बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगला, बिहारी लाल और मुरारी लाल के झगड़े से बचने के लिए लेखक ने क्या नाटक किया? उत्तर, बिहारी लाल और मुरारी लाल के झगड़े से बचने के लिए लेखक ने अपने दफ्तर के साहब से भयंकर खांसी का नाटक किया था। वह जोर जोर से खांसी करते हुए लुढ़क गया था। उसने अपनी सांस रोक ली थी। उसे डिस्पेंसरी ले जाना पड़ा था। अगला, लेखक ने उलझनमयी परिस्थितियों, कोर्ट कचहरी, शादी मंगनी, चुनाव, उपचुनाव आदि से दूर रहने का संकेत क्यों दिया है? उत्तर, जब हम किसी विषय पर चुप हो जाते हैं और किसी भी पक्ष के पक्ष या विपक्ष का साथ नहीं देते तो लोग हमें अपना शस्त्र या शत्रु नहीं बना पाते। वे हमसे तब किसी गवाही की उम्मीद नहीं रखते। उन्हें लगता है कि हम उनके किसी काम के नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम कोर्ट कचहरी, शादी मंगनी, चुनाव, उपचुनाव आदि चक्रों से बच जाते हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पृथक करें। यहाँ पर अधिपति, अध्यक्ष, अध्यात्म, अधिराज। दूसरा, अभिप्राय, अभिशाप, अभिलाषा, अभिमान। अगला, अपराध, अपमान, अपशब्द, अपवाद। चौथा, अतिशय, अति निर्धन, अत्याचार, अत्यावश्यक। पांचवा, अनुवाद, अनुचर, अनुरूप, अनुकरण। छठवां, अवगुण, अवनति, अवस्था, अवसर। सातवां, उपमान, उपवन, उपकार, उपमंत्री। आठवां, निर्भय, निर्दोष, निर्वाह, निरोग। इसमें आगेगा नीर, याद रखिए ये। नौवां, निस्तार, निश्चल, निष्प्राण, निष्प्रभ। अब इसमें ये सब आ जाएंगे। परिचय, परिमाण, परिक्रमा और परिवर्तन, इसमें परि आ जाएगा।
आगे है समस्त पदों को अलग करें। जुबान दराजी, जुबान की दराजी। वाणी संयम, वाणी का संयम। योग साधना, योग की साधना। तन मन का तन और मन। शरणागत, शरण में गत। रसोई घर, रसोई के लिए घर। आप बीती, अपने पर बीती। अनपढ़, नहीं पढ़ा है जो या ना पढ़ा। तो ये थी आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ और अभ्यास अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।